वेलकम बैक दोस्तों। आज हमारी इंडियन हिस्ट्री की 7वीं क्लास है जिसमें मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मौर्य वंश की, लेकिन उससे पहले हम पिछली क्लास पर नज़र डाल लेते हैं। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था मगध के उत्कर्ष यानी कि मगध के उदय या राइज ऑफ मगध के बारे में पढ़ा था, जिसमें सबसे पहले पढ़ा था आर्यक वंश, फिर सुनाग वंश, उसके बाद में हमने पढ़ा था नंद वंश, और भारत में हुए 2 विदेशी आक्रमणों के बारे में पढ़ा था, जिसमें से एक था ईरानी आक्रमण, दूसरा था यूनानी आक्रमण। यदि आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। साथ ही यदि आप इंडियन हिस्ट्री की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की क्लास। मौर्य वंश। मौर्य वंश लगभग 323 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक मगध में शासन किया मौर्य वंश ने। और इसके जो हमें स्रोत मिलते हैं मौर्य वंश के, वो हमें मिलते हैं चाणक्य की अर्थशास्त्र से, मेगास्थनीज की इंडिका से, पतंजलि के महाभाष्य से, विशाखदत्त के मुद्रा राक्षस से, भद्रबाहु के कल्पसूत्र से और सोमदेव के कथा साहित्य सागर से। अशोक के अभिलेखों के बारे में जानते हैं। तो अशोक के अभिलेख है वो सबसे पुराने अभिलेख हैं भारत में, और ये अभिलेख खरोठी या ब्राह्मी भाषा में लिखे गए हैं, और इन अभिलेखों को 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। तो अशोक के 14 शिलालेख हैं तथा 7 स्तंभलेख हैं। तो चलिए अशोक के 14 शिलालेखों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले तो अशोक का पहला शिलालेख है जिसमें ये बताया गया है कि संपूर्ण प्रजा मेरी संतान के समान है। इसमें वन्य जीवों के संरक्षण एवं पशु बलि पर प्रतिबंध के बारे में भी जानकारी मिलती है इससे हमें, इस अभिलेख से। इसके बाद में आता है दूसरा अभिलेख में हमें जनता के लिए चलाए गए कल्याणकारी कार्यक्रमों के बारे में जानकारी मिलती है। इससे हमें ये पता चलता है कि उस समय जो पशु एवं मानव चिकित्सा का भी उल्लेख मिलता है दूसरे अभिलेख से हमें। और तीसरा अभिलेख है, इसमें हमें ब्राह्मणों के सम्मान एवं महामात्यों की नियुक्ति के बारे में जानकारी मिलती है। पांचवें शिलालेख से हमें धर्मात्यों की नियुक्ति के बारे में जानकारी मिलती है। 7वां शिलालेख, इसमें यह सबसे लंबा शिलालेख है, और इसमें हमें मस्तिष्क एवं आत्मा पर नियंत्रण करने के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। 11वां शिलालेख है, इसमें अशोक की धर्म विजयों का वर्णन किया गया है। 13वां शिलालेख में कलिंग के युद्ध का वर्णन किया गया है। और 14वां शिलालेख, इसमें धार्मिक जीवन को जीने की प्रेरणाओं के बारे में बताया गया है। अब आते हैं हम अशोक के 7 स्तंभ लेखों पर। तो जिसमें पहला है टोपरा स्तंभ। टोपरा स्तंभ अंबाला से प्राप्त हुआ और इसे फिरोज शाह तुगलक ने इसे दिल्ली स्थानांतरित किया और अब यह दिल्ली में है। दूसरा आता है मेरठ स्तंभ। यह स्तंभ मेरठ से प्राप्त हुआ है और इसे फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही दिल्ली स्थानांतरित किया गया। उसके बाद में आता है हमारा अगला प्रयाग स्तंभ कौशाम्बी से प्राप्त हुआ और अब ये प्रयाग में है। ये स्तंभ 3 शासकों से संबंधित है, अशोक, समुद्रगुप्त और जहांगीर। इसे रानी का अभिलेख भी कहा गया है। अगला आता है हमारा सांची स्तूप या सांची स्तंभ। यह
नष्ट हो चुका है अब। और अगला आता है लोरिया नंदगढ़ स्तंभ। अगला है हमारा सारनाथ स्तंभ। तो सारनाथ स्तंभ, इस स्तंभ से हमारा राष्ट्र चिन्ह लिया गया है। और हमारा है अगला है लोरिया नंदगढ़ स्तंभ। यह बिहार के चंपारण से प्राप्त हुआ है। इसके बाद में सातवां स्तंभ आता है रामपुरवा स्तंभ, जो कि बिहार के चंपारण से प्राप्त हुआ है और वर्तमान में राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। बातें हैं चंद्रगुप्त मौर्य पर। चंद्रगुप्त मौर्य ने 323 ईसा पूर्व से लेकर 398 ईसा पूर्व तक शासन किया। यह मौर्य वंश का पहला शासक था और मौर्य वंश का संस्थापक भी था। और यूनानी शासक इसे सेंड्रोकोटस कहते थे। चाणक्य की मदद से धनानंद की हत्या करके 25 वर्ष की आयु में चंद्रगुप्त मौर्य मगध का शासक बना। दो लेखक थे जिसमें पहला था प्लूटोर्क और दूसरा था जस्टीन। जस्टीन चंद्रगुप्त मौर्य का ही पुत्र था। इनके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की जो सेना थी उसमें 6,40,000 सैनिक हुआ करते थे। और चंद्रगुप्त मौर्य भारत का प्रथम चक्रवर्ती सम्राट था, मगर भारत का पहला सम्राट धनानंद था। यानी कि पहला सम्राट तो धनानंद था, लेकिन पहला चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण निसार पर्वत पर करवाया था। और बाद में जो इसकी मरम्मत गई थी वो सबसे पहले करवाई गई थी रुद्रदामन के द्वारा, जो कि शक वंश का था। और दूसरी बार इसकी मरम्मत करवाई गई थी स्कंदगुप्त के द्वारा, जो कि गुप्त वंश का था। इस बात की जानकारी जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। तो जूनागढ़ अभिलेख भारत का सबसे पहला और सबसे बड़ा संस्कृत में लिखा हुआ अभिलेख है। और 305 ईसा पूर्व में हुआ सेल्यूकस निकेटर का आक्रमण। सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का ही उत्तराधिकारी था और उनकी मृत्यु के बाद यही उसका जो शासक बना मैसिडोनिया का, सिकंदर के साम्राज्य का शासक सेल्यूकस निकेटर ही बना। और सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य पर आक्रमण किया, लेकिन कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की विशाल सेना देखकर ये भयभीत हो गया और सेल्यूकस को युद्ध नहीं लड़ा गया। लेकिन सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच एक संधि हुई, जिसमें सेल्यूकस निकेटर जो क्षेत्र जीत कर आया था उसमें से काबुल, कांधार, हेरात और जडोसिया, ये स्थान सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए। और चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर की बेटी हेलेना से शादी की, से विवाह किया। और जो था सेल्यूकस निकेटर का एक राजदूत था मेगास्थनीज, वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया और उसी ने आगे चलकर इंडिका नामक पुस्तक लिखी। और चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में दिए। 300 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र में प्रथम जैन महासंगीति का आयोजन करवाया। इसने जैन धर्म जिसमें इस महासंगीति में जैन धर्म दो भागों में विभाजित हो गया, श्वेतांबर और दिगंबर। और 300 ईसा पूर्व में ही मगध में एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा, और जिसके कारण चंद्रगुप्त मौर्य बहुत निराश हुए और वो मगध छोड़कर
भद्रबाहु के साथ सवर्ण-बेलगोला चले गए और वहीं पर 298 ईसा पूर्व में संलेखना या संचारा के कारण चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई। संचारा या चंद्र का मतलब जैन धर्म में होता है। संचारा या संलेखना का मतलब जैन धर्म में होता है कि भोजन का त्याग कर देना और भूखे रहकर अपने प्राण त्याग देना। उसके बाद में आता है बिंदुसार। इसने 1898 ईसा पूर्व से लेकर जिसने 298 ईसा पूर्व से लेकर 272 ईसा पूर्व तक मगध पर शासन किया। इसे सिंगसेन या अमित्रघात भी कहते हैं। इसकी 16 पत्नियां थी, जिसमें सबसे प्रिय धर्मा या सुभद्रांगी थी, और इसी का पुत्र अशोक था। बिंदुसार के 101 पुत्र थे और उनका जो सबसे बड़ा बेटा था वो सुसीम था। अशोक ने 99 भाइयों की हत्या की, केवल 30 को छोड़कर। बाद में 30 को श्रीलंका का गवर्नर या श्रीलंका का राज्यपाल बना दिया गया। सुसीम तक्षशिला का राज्यपाल था या तक्षशिला का गवर्नर था, और अशोक उज्जैन का राज्यपाल या गवर्नर था। तक्षशिला में किचक का विद्रोह हुआ, उसे दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को भेजा और दूसरी बार ने अशोक को भेजा। अशोक ने ही किचक के विद्रोह को समाप्त किया या दबाया या कुचला। बिंदुसार के दरबार में 2 विदेशी राजदूत आए, जिसमें पहला था डायमेकस जो सीरिया से आया था, और दूसरा था डायनिसस जो मिस्र से आया था। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानता था। इसकी स्थापना गोखली गोसाल ने की थी। आजीवक संप्रदाय भाग्यवादी धर्म था, ये भाग्य में विश्वास रखते थे। उसके बाद में आता है 272 ईसा पूर्व में बिंदुसार की मृत्यु हो गई। अशोक ने राधागुप्त की मदद से अपने 99 भाइयों की हत्या की और मगध का अगला शासक बना। अशोक 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक, और जो 272 ईसा पूर्व से लेकर 269 ईसा पूर्व तक के जो बीच में ये जो गैप है 3 सालों का, इसमें इनके भाइयों के बीच सिंहासन को लेकर विद्रोह चलता रहा। में आपस में ही युद्ध होते रहे और अंत में 269 ईसा पूर्व में अशोक मगध का अगला शासक बना। इसके कुछ नाम हैं जिनसे इन्हें जाना जाता है, जिसे मास्की अभिलेख में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है, और गुर्जर अभिलेख में अशोक को देवप्रिय नामा अशोक राजा या देवनाम प्रियदर्शी कहा गया है। अशोक का पहला विवाह उज्जैन की राजकुमारी महादेवी के साथ हुआ, और इनसे उन्हें 2 संतानें प्राप्त हुई, जिसमें इनका एक बेटा था महेंद्र और एक बेटी थी संघमित्रा। और अशोक ने इन दोनों को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। और अशोक का दूसरा विवाह कलिंग की राजकुमारी कारुवाकी से हुआ, और कारुवाकी का दूसरा पुत्र हुआ जिसे
कुणाल के नाम से जानते हैं। और कुणाल का पुत्र और अशोक का पुत्र दशरथ हुआ। और 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध लड़ा गया। जिस समय ये युद्ध लड़ा गया उस समय कलिंग की राजधानी तोसाली थी। ये इस युद्ध का कारण हाथी प्राप्ति बताया जाता है। और उस समय जो कलिंग का शासक था, कलिंग युद्ध के समय कलिंग का शासक नंदराज था। तो इस बात की जानकारी हमें एक हाथी गुफा अभिलेख से प्राप्त होती है और इस अभिलेख को खारवेल ने लिखवाया था, जो चेदी वंश का महान शासक था। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया और अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा मोंगलीपुत्र तिस्सम ने दी थी। और अशोक अपने शासनकाल के 10वें वर्ष बोधगया की यात्रा की और शासनकाल के 20वें वर्ष वह लुम्बिनी गया और लुम्बिनी को कर मुक्त कर दिया। इस बात का उल्लेख रुमनदेई अभिलेख से मिलता है। अशोक ने वित्सता या झेलम नदी के किनारे श्रीनगर नामक शहर की स्थापना की। इसने अपने शासनकाल में पशु बलि को प्रतिबंधित किया। भारत में राष्ट्रीय उद्यानों का निर्माण करवाने वाला प्रथम या पहला शासक था वो अशोक ही था। इसने अपने शासनकाल में जो अशोक के जो शासन में सांची स्तूप, भारत का सबसे बड़ा स्तूप है, का निर्माण करवाया था। 251 ईसा पूर्व में अशोक ने तीसरी बौद्ध महासंगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में करवाया था, जिसमें बौद्ध धर्म में तीसरा पिटक अभिधम पिटक जोड़ा गया था। अपने जीवन के अंतिम समय में अशोक ने बार्बर की गुफा आजीवकों को दान में दे दी थी, जिससे ये कहा जाता है कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि अशोक ने अंतिम समय में आजीवक संप्रदाय को अपनाया था। इतिहासकारों के अनुसार अशोक ने अपने संपूर्ण जीवन काल में 3 धर्मों को अपनाया था। सबसे पहला था शैव धर्म या शिव धर्म, दूसरा था बौद्ध धर्म और तीसरा था आजीवक संप्रदाय। इसका उत्तराधिकारी इसका पुत्र कुणाल और फिर पौत्र दशरथ हुआ। मौर्य वंश का अंतिम शासक भद्रथ था, जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की, जो कि भद्रथ का सेनापति हुआ करता था। और यहीं पर मौर्य वंश का अंत होता है और मगध में एक नए वंश की स्थापना होती है, जो कहलाया शुंग वंश। तो उसे हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल में शुंग वंश, कण्व वंश और आंध्र सातवाक वंश। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।